सर्जरी का नाम सुनकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि आखिर सर्जरी कैसी होगी, कहाँ कहाँ जो है वो कट्स लगाने पड़ेंगे और इस तरीके की बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसे देखकर अक्सर जो है लोग कोशिश करते हैं कि हम सर्जरी ना करवाएं। लेकिन बदलते युग में अब रोबोटिक्स जो सर्जरी है वो आ चुकी है। अक्सर लोगों को नहीं मालूम होता कि रोबोटिक सर्जरी क्या है, और यही जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पुनीत आलूवालिया जो हैं मैक्स हॉस्पिटल के विशेषज्ञ, ये हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, क्या है रोबोटिक सर्जरी और किस तरीके से जो है ये की जाती है, सबसे पहले तो ये बताएं। रोबोटिक सर्जरी इज़ द मोस्ट एडवांस, जो सबसे नई तकनीक है वो रोबोटिक सर्जरी है। ये इसको आप मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में सबसे लेटेस्ट एडवांसमेंट कह सकते हैं। हिंदुस्तान में अब ये पिछले 8-10 साल से है, और अभी रिसेंट पास्ट में अब इसका काफ़ी पेशेंट्स फ़ायदा उठा रहे हैं। सो रोबोटिक सर्जरी एक लेमन टर्म्स में कहूँ तो जैसे लेप्रोस्कोपी होती है जिसमें छोटे छोटे छेद लगते हैं, उसमें भी बड़े कट नहीं लगते हैं। सो उसका काफ़ी एडवांस्ड वर्जन आप कह लीजिए, क्योंकि उसमें रोबोटिक सर्जरी में अगर आपको कोई मेजर सर्जरी करनी है तो काफ़ी हद तक चांस है कि आपको कोई ब्लड लॉस नहीं होगा, आपको कोई खून अरेंजमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर मेजर ऑपरेशन के बाद भी आपकी आईसीयू केयर की ज़रूरत मोस्टली हमारे को नहीं पड़ती है। पेशेंट रोबोटिक सर्जरी के बाद उसी दिन मोस्टली चलते हैं। जैसे मैं यूरो ऑन्कोलॉजी का विशेषज्ञ हूँ, जो अपने ब्लैडर के, यूरिनरी ब्लैडर के, प्रोस्टेट के, किडनी के कैंसर ट्रीट करता हूँ। सो प्रोस्टेट कैंसर की जब हम सर्जरी 10 साल पहले करते थे तो उसमें 1 लीटर ब्लड लॉस होना एक आम बात थी, क्योंकि प्रोस्टेट डीप सिचुएटेड होता है पेल्विस में, हड्डी के नीचे, और उसके आसपास जो वेन्स होती हैं, जो नसें होती हैं खून की, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। रोबोटिक सर्जरी से वो इतना आसान हो गया कि उसमें अब ब्लड लॉस 50 ml 100 ml से भी कम होता है। तो उसमें पेशेंट को, और जिस दिन हमने पेशेंट का ऑपरेशन किया घंटे के बाद वो अपने रूम में शिफ्ट हो जाता है, उसी दिन वो चलता है, उसी दिन वो खाना खाता है, और मोस्टली अब 24 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट हम डिस्चार्ज कर पाते हैं। पेट में कोई बड़े कट नहीं लगते, 8 mm से भी छोटे 3-4 कट्स लगते हैं, जिसके द्वारा वो ऑपरेशन हो जाता है। जो लेप्रोस्कोपी से एडवांसमेंट की मैं बात बता रहा था आपको, लेप्रोस्कोपी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं स्ट्रेट होते हैं। लेप्रोस्कोपिक में मोस्टली 2 डायमेंशनल होता है। इसमें जब आप सर्जरी कंसोल में देख के करते हो तो सारा कुछ सर्जन के कंट्रोल में होता है। एक तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है, मिथ है लोगों में भी, और इनफैक्ट पेरिफ्री में डॉक्टर्स में भी, मेडिकल कम्युनिटी में जिनको एक्सपोजर नहीं है, कि रोबोट सर्जरी कर देता है। ये ऐसा नहीं है, सब कुछ सर्जन के कंट्रोल में होता है। जो सर्जन को पर्टिकुलर ट्रेनिंग होती है, इसकी पर्टिकुलर ट्रेनिंग आप सुपर स्पेशलिटी की बात करते हो। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो है वो अक्सर रहता है कि लोगों के दिमाग में डर रहता है कि सर्जरी होगी, रिस्क रहेगा। अगर हम मैनुअल सर्जरी की बात करें और रोबोटिक सर्जरी की बात करें, तो क्या लगता है आपको कि कितना % जो है ये रिस्क कवर होता है रोबोटिक सर्जरी में? रिस्क देखिए, अगर किसी आप अंग की सर्जरी कर रहे हो तो सर्जरी अंदर से तो वो जो भगवान ने बनाया है वो पार्ट्स, उस पार्ट की सर्जरी होगी। लेकिन रोबोटिक सर्जरी का फ़ायदा क्या होता है कि उसमें आप जब सर्जरी कर रहे हो तो आपको वो चीज़ 20 गुना बड़ी दिख रही है, उसमें आपको डेप्थ परसेप्शन आ रहा है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आप प्रिसीजन से उसको काट सकते हो। जहाँ आपको डिफ़िकल्ट एंगल पे, डिफ़िकल्ट एरिया में सर्जरी करनी है तो उसकी सेफ्टी काफ़ी बढ़ जाती है। तो आई थिंक कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो जाती हैं इसके साथ। एक कंसोल होता है जिसे कि शायद 3D कंसोल कहा जाता है, तो 3D कंसोल में किस तरीके से देखते हैं, कैसे काम करता है? रोबोटिक में तो कंसोल हमेशा 3D ही रहता है। वो एक उसमें 20 गुना मैग्नीफिकेशन प्लस 3D उसमें दिखते हैं। और एक चीज़ जो होती है 3D कंसोल, जो रोबोटिक कंसोल होता है, कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो प्राइमरी मेन सर्जन है, जो एक्सपर्ट सर्जन है, उसके कंट्रोल में होते हैं। उसमें आप दोनों हाथों से जो मूवमेंट्स कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट्स बॉडी में एग्जैक्टली सेम मूवमेंट्स करते हैं। सो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड में जो आप इंस्ट्रूमेंट्स करना चाहते हो, उसके अलावा आपको सर्जरी में जो कैमरा कहाँ पे चाहिए वो भी उसी सर्जन के पैर से उसका कंट्रोल रहता है, उसी के साथ आप कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं लेप्रोस्कोपी से। लेप्रोस्कोपी में आपको कैमरे के लिए अलग इंसान चाहिए, जो भी एक्सपर्ट होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो सेम एक्सपर्ट हो जितना प्राइमरी सर्जन है। सो ये सारी चीज़ों के एडवांसमेंट के साथ ओवरऑल सेफ्टी, ओवरऑल जो कॉम्प्लिकेशंस का कम होना, ये बहुत चीज़ें बढ़ जाती हैं। कॉस्ट कंपैरिजन अगर हम बात करें कि जो नॉर्मल एक सर्जरी, मैनुअल सर्जरी है और रोबोटिक जो सर्जरी है, कहीं ना कहीं रोबोट जो है 17-18 करोड़ के आसपास की लागत से आता है, तो कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ नहीं जाती?
बिल्कुल सही कहा आपने। कॉस्ट एक कंसर्न रहा है पिछले कई सालों से, 10 साल से कॉस्ट कंसर्न रहा है। अब अभी तक पिछले 20 साल में जो दुनिया में रोबोट आए थे एक ही कंपनी बनाती थी। अभी कुछ नई कंपनीज आ रही हैं, इसके लिए वजह से कंपटीशन होने की वजह से कॉस्ट कटिंग काफ़ी की जा रही है। प्लस कुछ इंश्योरेंसेस जो कवर नहीं करती थी, मोस्टली अब इंश्योरेंसेस कवर करने लगे। मेजर पार्ट है ये इंश्योरेंस का कवर करना, जो है मेजर पार्ट है मेडिकल उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई इंश्योरेंसेस कवर करती हैं उसको, या कोई पॉलिसीज़ ऐसी आती हैं जिससे कि आम जनता उसका, सिर्फ अमीर ही नहीं सर, आम जनता उसका कवर कर पाएँ। सो इसमें अराउंड 1 लाख रुपए तक का फ़र्क जो होता है, सो मोस्टली वो इंश्योरेंसेस से कवर हो जाता है। कॉस्ट की हम बात कर रहे थे, कितना फ़र्क जो है वो पड़ता है? अगर हम बात करें कि एक नॉर्मल सर्जरी में 1 लाख का खर्चा आएगा, तो रोबोटिक सर्जरी में वो जो है कहाँ तक जाएगा? सो ये जो रोबोट सर्जरी हम यूज़ करते हैं, जैसे मैं यूज़ करता हूँ, तो वो अगर आप किसी प्राइवेट अस्पताल में अगर सपोज जाके कराते हो, तो वो सर्जरी अराउंड 3-4 लाख रुपए की नॉर्मली कॉस्ट करती है, और रोबोट से उसमें लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए तक का फ़र्क आता है। लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि वो जब आप ओपन सर्जरी करा रहे हो, तो अगर पेशेंट 2 दिन आईसीयू में रह रहा है, 3 दिन वार्ड में रह रहा है, उसकी जो लागत लग रही है, वही लागत वो अगर 24 घंटे में डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कंपनसेट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि लगभग 30-40% जो है वो कंपनसेट भी होता है सारा। हाँ, थोड़ा कंपनसेट होता है, उसकी कॉम्प्लिकेशन। और सिर्फ कॉस्ट, हमारे को एक विजन होना चाहिए, हमारे को ये देखना होगा कि अगर आपको 15 दिन बाद भी जाके कॉम्प्लिकेशन हो गई या हर्निया बन गया, उसके लिए आपको दूसरी सर्जरी करानी पड़ गई, तो रोबोट से वो सारी चीज़ें दूर हो गई। परफेक्शन की भी बात है। बिल्कुल परफेक्शन की बात है। डॉक्टर साहब, कहाँ कहाँ अभी जो है ये अवेलेबल है? अगर हम बात करें, हम अम्बाला में हैं अभी, हरियाणा, पंजाब और जो नियर बाई है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है? सो हरियाणा, पंजाब में सबसे पहले पीजीआई चंडीगढ़ में है। पीजीआई चंडीगढ़ में अच्छी रोबोटिक सर्जरी हो रही है। तो उसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स की आप बात करो तो पंजाब में मोहाली में अभी स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम। हरियाणा में मेदांता वाज द फर्स्ट हॉस्पिटल जहाँ पे आया था रोबोट। दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में है, मैं दिल्ली में काम करता हूँ। दिल्ली में तो दिल्ली एनसीआर वाज द प्राइमरी एरिया जहाँ पे हिंदुस्तान में सबसे पहले रोबोट आए थे। सो मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी हो रही है। सो बाकी अगर आप और हॉस्पिटल्स की बात करो तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये एरियाज़ में अभी भी रोबोटिक सर्जरी का एक्सेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अस्पतालों में मोस्टली रोबोट नहीं है। तो ये एरिया के लोग यूजली या पीजीआई आते हैं या दिल्ली आते हैं। डॉक्टर साहब, टोटल ये कितनी तरह की रोबोटिक सर्जरी होती है? सो डिफरेंट डिपार्टमेंट, विभाग इस रोबोटिक्स द्वारा अपना ट्रीटमेंट करते हैं। सो जैसे मैं यूरोलॉजिकल कैंसर, जो किडनी के, ब्लैडर के, प्रोस्टेट के कैंसर का ट्रीटमेंट करता हूँ। मोस्टली जो रोबोट बना था और जो इसका फ़ायदा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो इन कैंसर्स में यूज़ होता है, जिसको हम सर्जरी होता है। उसके अलावा गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स हो गए, या मोटापे की कुछ सर्जरीज हो गई, या कुछ और चीज़ें होंगी, उनमें यूज़ होता है। बट मोस्टली सबसे ज़्यादा जो 60-70% यूजेज है वो यूरोलॉजिकल कैंसर्स में है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पुनीत, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि रोबोटिक सर्जरी किस तरीके से होती है, इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी रहती है, और कहाँ कहाँ पर ये रोबोटिक सर्जरी फ़िलहाल की जा रही है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। बहरहाल आप देखते रहिए अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़। हमें फेसबुक पर भी लाइक कीजिए, साथ ही यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मोबाइल से हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ डाउनलोड ज़रूर कीजिए।